Hello, a very good morning, afternoon, or evening, whenever you are seeing this video. I am Dr. Suchita Marathe, Associate Professor in English, and I would be posting videos on the syllabus prescribed for semester 5 of the subject English Literature by RTM Nagpur University. In this video, I would be explaining the literary terms. There are 8 literary terms which are prescribed by RTM Nagpur University for your 5th semester English Literature course, and I would be explaining those literary terms to you. Now, in the beginning, let us find out what are literary terms. Literary terms refer to the technique, style, and formatting used by writers and speakers to masterfully emphasize, embellish, or strengthen their compositions. Now, let us find out by concentrating on each and every word in this definition. Literary terms refers to the technique. ना टेक्निक यानी क्या, जो राइटर है, लिखने वाला है, ऑथर है, वो किस तरह से लिख रहा है, वो शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, शब्दों को बार बार दोहरा रहा है, कुछ फ्रेजेस यूज़ कर रहा है, कुछ इडियम्स यूज़ कर रहा है, तो वो टेक्निक है. फिर स्टाइल है, वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, वो किस स्टाइल में लिख रहा है, कौन से अलग अलग टेक्निक, लैंग्वेज में अलग अलग स्टाइल्स है, टेक्निक्स है, वो यूज़ कर रहा है. और फिर फॉर्मेटिंग है, यानी वो किस फॉर्म में अपनी, अगर कविता है तो वो पेश कर रहा है, वो लिरिक है या फिर एलिजी है या फिर नॉवल है तो छोटा सा है नॉवल, या फिर बहुत बड़ा उपन्यास है, या फिर नॉवला है. अलग अलग प्रकार के फॉर्मेटिंग, वो किस प्रकार की नरेटिव टेक्निक यूज़ कर रहा है पोएम में, क्या वो मोनोलॉग है, क्या वो डायलॉग है, क्या वो नरेटिव टेक्निक कौन सा यूज़ कर रहा है, वो फ्लैशबैक में जा रहा है. तो ये सब फॉर्मेट है, वो शुरू से ही अपनी कहानी शुरू कर रहा है और फिर एंड में जा रहा है. सो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ literary genre, what are the techniques, style and formatting used by writers and speakers to masterfully emphasize. कभी उनको जोर देना है तो वो शब्दों को दोहराते हैं, या फिर एम्बेलिश करना है, उसकी ब्यूटी बढ़ाना है, उसका सौंदर्य बढ़ाना है, तो फिर वो अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं. या फिर स्ट्रेंथन करना, उनके जो कंपोजिशंस है, उनके जो लिटरेरी वर्क्स है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, उनका इफ़ेक्ट जो है वो लोगों पर ज़्यादा प्रभावी हो. इसीलिए वो जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, उनको जो एक नाम दिया गया है, वो टेक्निक्स को एक फॉर्मल के दिया गया है, वो लिटरेरी टर्म्स कहलाता है. तो वो ड्रामा के अलग है, फिर पोइट्री के अलग है, फिर प्रोज के अलग है. सो these literary terms are going to teach you now this year in semester 5 and semester 6 of BA English Literature prescribed by RTM Nagpur University. You are going to learn about drama. So this year you're going to learn the literary terms related to drama. Now drama को अच्छा बनाने के लिए, उसको एम्फसाइज करने के लिए जो कवि या फिर उसमें जो ड्रामेटिस्ट है वो यूज़ करता है, वो जो टेक्निक्स है, वो लिटरेरी टर्म्स, उनको फॉर्मल नेम दिया गया है. तो वो लिटरेरी टर्म्स हमको समझने हैं, पढ़ने हैं, हमेशा के लिए हमारे दिमाग में रखने हैं. अगर आगे चलकर भी आपको लिटरेचर में करियर करना है, एमए करना है, तो ये एक बेस आपका बहुत ज़रूरी है. ड्रामा के लिए जो लिटरेरी टर्म्स है, पोएम्स के लिए है, प्रोज के लिए आपको याद रखने हैं. So literary terms have a wide range of application from the poet's beauty to the speaker's persuasion to the novelist's story development. Yes, literary terms जो है तो वो पोएट्री यानी पोएट की क्या एक स्ट्रगल चल रहा है कि वो अपनी पोएम को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बने, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी बनाए.
तो वो उसके लिए क्या क्या स्टाइल्स इस्तेमाल कर रहा है, क्या क्या तकनीक इस्तेमाल कर रहा है, क्या क्या अलग अलग वो स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल कर रहा है, वो लिटरेरी टर्म्स कहलाता है। तो बोलने वाला जो है, बोलते समय भी जब आप स्पीकर हो तो बोलते समय भी जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं नेचुरली वो लिटरेचर बन जाता है। तो आपकी स्पीच, तो आप एम्फसाइज करने के लिए कोई सी बात पर आपको ज़ोर देना है तो फिर आप उसको दोहराते हैं, आवाज़ में उतार चढ़ाव लाते हैं, जो कुछ भी आप बोलने वाले हैं वो एक स्ट्रक्चर रहता है। तो नॉवलिस्ट है तो वो भी जैसे मैंने शुरू में ही कहा, आपकी शुरुआत, आपका मिडल, आपका एंड कैसा होना चाहिए, वो सरप्राइजिंग है या फिर सस्पेंस बढ़ा रहा है, या फिर आप कहानी में कुछ ट्विस्ट ला रहे हो, पोएम में भी आपके स्टैंजास कितने हैं, वो लैंग्वेज कैसे आप यूज़ कर रहे हो, कॉमा दे रहे हो, डैश दे रहे हो, क्या क्या तकनीक इस्तेमाल कर रहे हो। सो ये जो अलग अलग जॉनरा के लिए है, जॉनर के लिए है, तो वो क्या है, सो दीज आर compiled and these are studied by us, and this semester you have to study the literary terms related to drama. So 8 literary terms you have to study in semester 5, and next 8 literary terms you have to study in semester 6. So first literary term which we are going to study is surprise. Surprise ये शब्द आपको सबको मालूम है, जब हम अचंभित हो जाते हैं, जब अचानक से कुछ होता है ना, तो हम सरप्राइज होते हैं। तो अगर आप कोई कहानी पढ़ रहे हो या फिर देख रहे हो या फिर कोई सीरियल देख रहे हो और आप जैसे आपके मन में है वैसे ही होते गया, इफ़ वॉट एवर यू हैव डिसाइडेड, इफ वॉट एवर यू आर एंटिसिपेटिंग योर गेस, the same thing happens, then if it happens once, okay, you are happy, but then if it happens again and again, then you feel boring. Oh, this same story, you know, it is a run of the mill story, we say. It is the same trash served, it is the same old wine given in a new bottle, we will say. So what we want, that something twist happens in the story, and you again create interest in the story, in the poem. So this surprise which is planned by the author or the poet, this is called by the literary term surprise. जब कहानी में कुछ ट्विस्ट आता है तो वो क्या पैदा करता है, वंडर, अरे ये कैसे हुआ, अरे ये क्या हुआ, वो हीरो एकदम से अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर किसी अलग कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है, या फिर वो हीरो जो है आपको लगता है हीरो लेकिन वो एंटी हीरो निकलता है, उसमें कुछ ऐसी ये है क्वालिटीज़ है जो एक आदर्श हीरो में नहीं है लेकिन एक एंटी हीरो है. सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर they come suddenly, and there is a twist in the story and you enjoy it. You start having 100% interest in the story. You start listening to the story or viewing the movie very with lots of concentration again. So this is a technique used by the writer. The image of surprise, something happens, she's happy that something surprising has happened. Now second literary term which you have to learn is suspense. Suspense भी आपको मालूम है, जब आपके मन में उत्सुकता रहती है, आपका रिजल्ट आने वाला है तो सस्पेंस है क्या होने वाला है. यस, आपने पढ़ाई की है फिर भी आपको लगता है कि क्या होगा, तो ये जो एक सस्पेंस है क्या होगा, तो वो आपने बहुत सारे सीरियल्स और इसमें देखा होगा कि कोई किसी का पीछा कर रहा है लेकिन कौन कर रहा है आपको मालूम नहीं है, अंधेरा है, कुछ आवाज़ आती है तो सडनली वो कैरेक्टर फिर आता है लेकिन आपको तब तक सस्पेंस रहता है कि कौन है. यस, और फिर सरप्राइज ऐसे भी होगी, कोई एकदम से अचानक कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका आपने कभी सोचा नहीं था. तो सस्पेंस जो है वो एक आपकी मन की कंडीशन है. जब आप कुछ लिटरेचर पढ़ते हो या फिर मूवी देखते हो या सीरियल देखते हो, तो जब कभी इतना रोचक हो जाता है वो
कि आपके मन में, और हमेशा ये राइटर या फिर सीरियल वालों मूवी की क्या है कि वो उनको एक्सटेंड करते हैं। आपका सीरियल का जो है एपिसोड वो वहीं ख़त्म कर देते हैं, ताकि फिर पूरा दिन भर आप सोचते रहे। जैसे बाहुबली मूवी में उन्होंने किया था कि किसने मारा। यस, सो द होल टिल द सेकेंड पार्ट ऑफ द मूवी वी वर थिंकिंग, देयर वाज सस्पेंस कि who has killed Bahubali. So this is a mental state, a suspense, and you're anxious to know. There is uncertainty. You don't know what is going to happen. You are anxious. You are very, very curious to know what is happening, and that creates interest in your story. You know, even the speakers, they don't tell you everything. They'll say, yes, at the end I'm going to tell you something very, very interesting. And now you have all those YouTube videos where they will create interest. If you want to become slim, if you want to and they'll say, you see the video till the end, and I'll be disclosing some good things at the end of the video, so that they make you see the whole video. That is the point. So the same thing is, they want that you should read the whole novel, you should see the whole serial, you should see the whole movie. So that is why they are creating suspense, so that our interest increases. So I hope all of you have understood what is suspense. Suspense is a state of mental uncertainty, anxiety of being undecided, or of being doubtful. In a dramatic work, suspense is the anticipation of the outcome of a plot or of the solution to an uncertainty, puzzle or mystery, particularly as it affects a character for whom one has sympathy. किसी ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है और आपको मालूम है कोई आने वाला है, तो वो कैरेक्टर को नहीं मालूम, लेकिन आप ऑडियंस को मालूम है, तो आप सस्पेंस है कि अरे आया. So this is a state where the writer wants the readers to enjoy this mental state of suspense. So see, she is coming down the stairs and she doesn't know who is coming or following her. So this is a suspense which she is also going through, and the audience at the same time are also going. Now the third literary term which you have to learn is subplot. Now in subplot, what happens is, it's a parallel plot along with the main plot. There's a line of action secondary to the. In fiction, a subplot is a secondary strand of the plot that is supporting side story for any story of the main plot. Subplots may connect to main plots in either time or place or in thematic significance. Subplots often involve supporting characters, those besides the protagonist or antagonist. तो मेन प्लॉट तो एक है, हीरोइन जो मेन है, और उसका जो फ्रेंड हो सकता है, या हीरोइन की फ्रेंड हो सकती है, उसकी मौसी हो सकती है, तो उसका एक सेकेंडरी प्लॉट है, उसकी कुछ फ्लैशबैक की कहानी है, उसकी कुछ लव स्टोरी है. So this is the subplot, and many a times the subplots are parallel to the main plot, and they help the main plot to resolve at the end. कुछ उसमें subplot में है जो help करता है main plot को. So they are supportive, they are in compliance with each other, they are complementary to each other. Subplots often involve supporting characters, those beside the protagonist or antagonist. Protagonist यानी हीरो है, antagonist विलन है, ये बीच वाला कैरेक्टर है, किसी का भाई है या फिर किसी का फ्रेंड है. So he has his own story and that helps to the. Now the fourth literary term जो आपको पढ़नी है वो एंटी हीरो है. हमेशा जो हीरो होता है वो दिखने में बहुत अच्छा होता है, उसमें सब क्वालिटीज़ डिज़ायरेबल होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो चोरी नहीं करता, वो सच्चाई के रास्ते पे चलता है. लेकिन ये जो एंटी हीरो है वो हीरो ही है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे क्वालिटीज़ है कि जो हीरो के विपरीत है. यस, जैसे सुपरमैन है या फिर स्पाइडरमैन है, एक्चुअली वो किसी ऑफिस में काम करता है, आम आदमी है, बहुत डरता है, लेकिन उसको वो ये मिल गया है सुपरमैन का, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है. An anti-hero is a main character in the story who lacks the typical heroic qualities of bravery, courage, morality, and a special ability and desire to achieve for the greater good. The anti-hero is thus still the protagonist of the narrative, yet is a foil to the traditional hero type.
तो वो हीरो ही है स्टोरी का, लेकिन वो हमेशा की हीरो की तरह बहुत ब्रेव, बहुत दिखने में सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाला नहीं है। एक आम आदमी है जो झूठ बोल रहा है या फिर विलन के काम कर रहा है बीच बीच में. सो एन एंटी हीरो इज दैट टाइप ऑफ person who doesn't what you can say comply with the traditional definition of a hero. He is somewhat different and therefore he is called as an anti-hero. Like you see this picture of Shah Rukh Khan in the picture Dar. मूवी जो डर है उसमें या बहुत सारे मूवीज़ में शाहरुख खान ने ये काम किया है. So he frightens a girl, he loves a girl, but the girl doesn't love him. So he plays the role of a villain and he follows her, he calls her. Yes, so he plays the role of a villain, even though we know that Shah Rukh Khan is actually a hero in our minds, but he has played the role of a villain and anti-hero. Now the fifth literary term which you have to learn is intrigue. Intrigue is defined a complicated or clandestine plot or scheme intended to effect some purpose by secret artifice, conspiracy, stratagem. It also refers the plot of a play, poem or romance, the series of complications in which a writer involves their imaginary characters. इंट्रीग बहुत ज़रूरी है. इंट्रीग के बिना कोई स्टोरी और ये नहीं होता. हमने देखा है बहुत सारे नॉवेल्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और हीरो को पूरे जो 3 घंटे में या फिर नॉवल में कुछ तकलीफ़ होती है तो वो विलन्स की वजह से है. तो विलन किसी को साथ में ले लेता है और वो मिल बैठ के प्लान बनाते हैं हीरो के अगेंस्ट. उसको चोरी में ये करते हैं, उसको जेल जाना पड़ता है, तो कुछ ऐसी झूठी चोरी का इल्ज़ाम उस पर लगाते हैं या फिर उस से चोरी करवाते हैं. उस सो देर आर सम सीक्रेट प्लॉट्स, ऐसे कुछ प्लानिंग होती है उनकी, तो जिसकी वजह से हीरो को मालूम नहीं है, हीरोइन को मालूम नहीं है. आप ऑडियंस हैं, आप सब देख रहे हैं तो आपको मालूम है. तो ये जो इंट्रीग है वो डायलॉग्स में हो सकता है या फिर एक्शन में हो सकता है. तो जो बोले जाते वो आपस में कुछ ठहराते हैं कि ये करना है वो करना है और उस तरह से वो एक्शन होती है. और बहुत बार हीरो ही is in difficulty because of the schemes and plannings. So this whatever schemes and plannings are there because of which the plot develops and the hero is faced with a problem. So this is called as an intrigue. It also refers to the plot of a play, poem or romance, a series of complications. बहुत सारे complications आते हैं हीरो के लाइफ में. उसकी नौकरी चली जाती है, कोई झूठा इल्ज़ाम उस पर आ जाता है या फिर कोर्ट केस चलती है, अगेन कोई झूठी गवाही देता है. सो ऑल दीज आर द इंट्रीग्स पुट इन द प्लॉट ऑफ द प्ले, be it drama, novel or the long poem. Now you will see here that Aamir Khan is in the movie Dhoom. You will find out that actually they have been wronged. You see in the first scenes of the movie, but then afterwards he becomes a bank robber, and you find out afterwards that the intrigue is that he is they are twin brothers, you know, and that is why it is very difficult for the police to catch them. So this is the intrigue, that what is hidden, that they are twin brothers, and therefore all the dialogues and everything have, because the audience know that they are twin brothers but the police and other people don't know that they're twin brothers. And because of this intrigue, because of this hidden thing, the whole movie becomes more intense and now the sixth literary term which you have to study is catharsis. Now catharsis is the purification or purgation of the emotions, especially pity and fear, primarily through art. In criticism, catharsis is a metaphor used by Aristotle in the Poetics to describe the effects of true tragedy on the spectator. Now this is a very important term. It is one of the functions of literature which Aristotle says. जब कभी भी आप नावल पढ़ते हो, जब कभी भी आप ड्रामा देखते हो, तो उसमें एक रूप हो जाते हो आप, उसमें यानी वो जीने लग जाते हो. जो ड्रामा है, मूवी है, वो सब नावल है तो वो पूरे आँखों के सामने आ जाता है.
तो जो कुछ भी इमोशंस वो मूवी में, ड्रामा में, नॉवल में चल रहे हैं, तो स्पेशली एरिस्टोटल ने पिटी और फियर, जो संवेदनाएं हैं आपके मन में या फिर डर है, उनका जो कथारसिस हो रहा है, यानी वो धो दिए जा रहे हैं, आप रो रहे हैं कैरेक्टर्स के साथ, आप उनके साथ वो जी रहे हैं, जो कुछ सर्कमस्टांसेस वो फेस कर रहे हैं वो आप जी रहे हैं, तो आप जब रोते हैं तो आपका मन भी हल्का हो जाता है। ये एरिस्टोटल का मानना है कि लिटरेचर का जो फंक्शन है कि जो कुछ भी इमोशंस आप दिखाते हैं तो वो कैरेक्टर के साथ साथ वो इमोशंस आप भी जीते हैं और इसीलिए आपका मन हल्का हो जाता है। सो इट इज़ थ्योरोपेटिक यूज़ ऑल्सो, जैसे मेडिसिनल साइंस में कहा जा सकता है कि आपका मन हल्का करने के लिए लिटरेचर पढ़ना या फिर कोई मूवी देखना अच्छा हो सकता है। जब आप उनके साथ रो लेते हो तो आपका मन भी हल्का हो जाता है। सो दिस इज प्यूरिफिकेशन और पर्गेशन ऑफ द इमोशंस. Another which I can feel is that many a times when we see the characters going through something, or when we see the characters in different situations which we have ourselves lived, हम भी उस situation से गए हैं लेकिन हमने कुछ गलतियाँ की हैं तो हमको वो सीख मिलती है. So that is another role which literature plays. It is a catharsis. We can revise our emotions, we can revise our feelings, and we can have a second chance. We can go back and correct our lives. This is like just a scene I have put that the character is emoting on the stage, and the spectators, they are getting involved in whatever the character is doing, and therefore the effect of catharsis is seen on. Now, the seventh literary term which you have to study is three unities. The three unities are in a drama, in the classical drama, which Aristotle emphasized, are unity of action. Tragedy should have one principal action. एक ही action होनी चाहिए, एक ही plot होना चाहिए, सब plots नहीं. Unity of time. Action in a tragedy should occur over a period of no more than 24 hours. एक दिन का बस समय दिया है राइटर को, वो एक दिन की ही एक्शन राइटर को दिखानी है. यूनिटी ऑफ प्लेस. अ ट्रेजेडी शुड एग्जिस्ट इन अ सिंगल फिजिकल लोकेशन. सो एरिस्टोटल ने जब ये रूल्स बनाए क्लासिकल ड्रामा के लिए, तो उसने कहा कि थ्री यूनिटीज़ जो है वो यानी उसका पालन होना चाहिए. तो वो है एक्शन, यानी एक ही प्लॉट होना चाहिए. जब सब प्लॉट्स की हमने बात की, वैसे सब प्लॉट्स नहीं होने चाहिए, बस एक हीरो हीरोइन और उनकी एक स्टोरी. उसको कॉम्प्लिकेट मत करो, उसको पैरेलल प्लॉट्स या फिर अलग अलग बीच बीच में स्टोरी इन अ स्टोरी ऐसे मत करो. फिर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे, आपका ड्रामा है वो 3 घंटे का है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 24 घंटे का स्टोरी दिखा सकते हो उसमें. और ट्रेजेडी शुड एग्जिस्ट इन अ सिंगल फिजिकल लोकेशन. अगर नागपुर में आप ड्रामा दिखा रहे हो तो नागपुर में ही सीमित उसको रखना पड़ेगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि 3 घंटे के टाइम में इधर उधर कहाँ आप भाग सकते हैं बस. तो बेसिकली इसका क्या महत्व है, थ्री यूनिटीज़ क्या कहना चाहते हैं कि आप स्टोरी को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, सीधी सीधी रखो. ऑडियंस को सीधी सीधी स्टोरी समझ में आनी चाहिए, जहाँ एक ही एक्शन है यानी एक ही प्लॉट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का है और एक ही जगह का है. Now the eighth literary term which you have to study is hamartia, जो क्लासिकल ट्रेजेडी में बहुत उसको देखा गया है. और शेक्सपियर के सभी जो चारों प्रसिद्ध ट्रेजेडीज़ है उसमें हमने देखा है कि शेक्सपियर ने इसका इस्तेमाल किया है. हामर्शिया ने ट्रैजिक फ्लॉ है. वैसे तो वो हीरो है जो मेन कैरेक्टर है, लेकिन उसमें एक कमी है, फ्लॉ है, ट्रैजिक फ्लॉ है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका पतन होता है. तो इतने सारे उसमें बहुत अच्छे गुण हैं, लेकिन एक जो अवगुण है, एक जो खामी है, एक जो उसमें फ्लॉ है, वो इतना बड़ा हो जाता है कि वो सब अपने it shadows the other good things which are present in the character, and because of which the tragedy emerges. So even though he is a very good hero, even though he has all the good qualities,
Because of one tragic flaw, it is all shadowed, and therefore he has to go through severe tragedy. And in the end, if it, I mean, he even dies because of that tragic flaw. So Hamartia, this literary term you have to remember. Then three unities and the catharsis, all these are very very basic literary terms which you have to remember as literature students. So Hamartia also called tragic flaw, to err यानी कुछ गलती करना, inherent defect or shortcoming in the hero of a tragedy who is in other respects a superior being favored by fortune. वो एक बहुत बड़ा राजा है, प्रिंस है, बहुत संपत्ति है उसके पास, अच्छी प्रिंसेस भी है, अच्छे ये है, बट कुछ उसमें खामियां है, तो उसकी वजह से वो खामियां बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि बाकी सब चीज़ों को वो इट पिग्मीज यानी वो कम छोटी दिखती है, वो इतनी बड़ी खामियां, वो इतनी बड़े फ्लॉ हो जाता है कि वो बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है, एंड इसीलिए वो हीरो का पतन होता है. ही मीट्स अ वेरी ट्रैजिक एंड. So these are all the 8 literary terms which you have studied, and read the definitions again and again, and you have small answer questions on that. You have 1 mark. You will be given 8 literary terms and you have to solve 5 literary terms out of that. So there is ample choice, so select whatever you want. You already know what are the 8 literary terms, so select the best literary terms and prepare them, and see that you get 100% marks in these literary terms. So this is what I talked about Hamlet, and what was his tragic flaw. His tragic flaw was his indecision, to be or not to be, karu ya na karu. So he was always not able to take a firm decision at the right time. He wanted to kill his uncle Claudius because his father had come back and as a ghost and told him that it's his uncle who has killed him, but वो डिसीजन नहीं ले पाता. अभी जैसे वो प्रेयर कर रहा है अंकल, तो वो बोले कि क्या किसी को प्रेयर करते समय मैं मारूं या ना मारूं, तो वो विचार ही करते रहता है, हर बार डिसीजन नहीं ले पाता. तो किसी का कैरेक्टर अगर ऐसा है कि जो डिसीजन नहीं ले पाता, तो हम बोलते हैं कि हाँ उसका टू बी और नॉट टू बी हैमलेट जैसा है, करूँ या ना करूँ, हैमलेट के जैसा उसका कैरेक्टर है. तो हैमलेट का ट्रैजिक फ्लॉ क्या था, हामर्शिया क्या था, कि वो डिसीजन नहीं ले पाता था तुरंत जब चाहिए तब. तो आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो यू हैव टू टेक very strong decisions on time. So these are the 8 literary terms. Dear students, learn them and see that you get 100% marks in literary terms. A big thank you to all of you for listening to this video patiently. I hope it was fruitful and you all could take away whatever you wanted from the video. Thank you so much.